नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में और यहाँ पे हम चैप्टर 4 का जो है कवर करेंगे। सो चैप्टर 4 एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स यहाँ पे उतना डिटेल्स में कुछ नहीं है बट जस्ट एन ओवरव्यू इज गिवन कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से डिफरेंट होता है, किस तरीके से अलाइन्ड होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसी के साथ-साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप रिसर्च करते हैं। क्योंकि रिसर्च करना एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट आपका मेन ऑब्जेक्टिव है रिसर्च करना और उसका एनालिसिस करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। ये नोट्स आप बहुत ही आसानी से आप अचीव कर सकते हैं या उसको आप गैदर कर सकते हैं। ये आपका बुक फॉर्मेट में अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। हमारे वेबसाइट में जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाके इसका बुक ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है या पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पे आप पैसा डाल रहे हैं, व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग। सो प्राइमरीली आप सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट इसलिए करें ताकि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन हैव ग्रोथ, ईदर यू कैन अर्न इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड या इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ग्रोथ। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इन्वेस्टिंग टिपिकली आपका लॉन्ग टर्म होता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग होता है। ट्रेडिंग का मतलब आपने खरीदा 10 रुपये का, 11 रुपये में बेच दिया, 1 रुपये का फायदा हो गया। You are not holding it for a period of time. You are not banking on the future prospect of the company. आप सिर्फ देख रहे हो कि भाई ये कंपनी का वैल्यू जो है वो थोड़ा सा दाम इसका बढ़ेगा, मैं इसको बेच दूंगा। इन्वेस्टिंग का अप्रोच जो है वो डिफरेंट होता है। इन्वेस्टिंग का अप्रोच ये होता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। टिपिकली द होल्डिंग पीरियड इज लॉन्गर एंड मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से यहाँ पे हम पैसा कमा सकते हैं। वी कैन डू सम कैपिटल अप्रिसिएशन एंड अर्न इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल ग्रोथ एंड इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। और इन्वेस्टिंग मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे पॉइंटर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में क्या अंतर होता है। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स थरो रिसर्च ऑफ एन एसेट। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे आप कंपनी के बारे में उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गैदर नहीं करते हैं। आपको सिर्फ उसको बेचने से मतलब है, आप खरीद रहे हो सिर्फ बेचने के लिए। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, यू आर बिकमिंग अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ओन दैट, ओन अ शेयर इन दैट कंपनी। तो कंपनी अच्छा होगा तो आपको फायदा होगा, कंपनी अगर उसका परफॉर्मेंस खराब होगा तो फिर आपका लॉस होगा। सो इन्वेस्टिंग का अप्रोच ये होता है कि आप कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म जुड़ना चाहते हैं। बट ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने सिर्फ खरीदा बेचा, दैट्स इट। योर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक प्योर प्रॉफिट विदाउट बॉदरिंग अबाउट व्हाट द कंपनी इज, हु इज द प्रमोटर, विदाउट नोइंग द डिटेल्स। इसलिए आपका ट्रेडिंग का जो होराइजन होता है वो शॉर्ट टर्म होराइजन होता है। प्राइमरीली आपका स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के माध्यम से आपका इसमें जो है ज़्यादातर आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं कि सोचिए कि स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे स्पेकुलेट किया जा रहा है कि अच्छा जो प्राइस मूवमेंट है इट इज़ डूइंग रियली वेल एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट यहाँ पे 2% का हमें ग्रोथ मिल सकता है या इस जगह पे हम जो है इसको सेल ऑफ कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द ट्रेडिंग वर्क्स। और फॉर एग्जांपल अभी इन्वेस्टिंग में क्या हो रहा है कि अभी आप देख रहे हो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। सो ये एक्सपेक्ट दैट अभी अगर मैं इस कंपनी में होल्ड करता हूँ या इस कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज द मार्केट एंड द इंडस्ट्री इज ओपनिंग अप, इट इज ग्रोइंग, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई कैन मेक बेटर रिटर्न्स। सो अगर आपने वहाँ पे टाइम होराइजन रखा हुआ है 5 साल 10 साल के लिए, आपने होराइजन एक सेट करके रखा हुआ है, सो देन यू विल सी दैट यू आर गेटिंग बेटर रिटर्न्स। तो ट्रेडिंग से ज़्यादा मतलब टिपिकली ट्रेडिंग से ज़्यादा रिटर्न आपका इन्वेस्टिंग में मिलता है। सो इन्वेस्टमेंट में क्या एनालिसिस होता है, यू एनालाइज एंड असेस द सेफ्टी, रिस्क, इनकम एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। एंड यहाँ पे आप एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं या इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसेट क्लास लेवल में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, मे बी आपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इंडेक्स इन्वेस्ट किया। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड पैसिव इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग आपका कॉन्सेप्ट आई होप आपका क्लियर हो गया। अभी हम बात करेंगे कि एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होता है और पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होता है। एक्टिव पैसिव ऑलरेडी आपको जो है टर्म सुन के समझ में आ गया होगा। एक्टिव इज वेयर यू आर एक्टिवली एक्टिव, राइट। पैसिव का मतलब है कि आप उसमें पैसिवली काम कर रहे हैं, यू आर एक्टिवली नॉट इन्वॉल्व देयर। सो एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूसली बाय और सेल कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली बाय और सेल कर रहे हो। और यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू आउट परफॉर्म द ब्रॉडर एसेट क्लास थ्रू डिटेल्ड एनालिसिस एंड फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन। सो कोई अगर आपको सवाल पूछता है कि एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होता है, सो एक्टिव इन्वेस्टिंग इज प्राइमरली यू आर कॉन्टिन्यूसली बाइंग एंड सेलिंग। योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू आउट परफॉर्म द ब्रॉडर एसेट क्लास थ्रू डिटेल्ड एनालिसिस एंड फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन। एंड एक्टिव इन्वेस्टिंग में आप एक्टिवली मतलब ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली आप बाई और सेल कर रहे हो। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है, अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछता है, दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर। और मेन पर्पस क्या है, ऑब्वियसली जो रिटर्न्स आ रहे हैं यानी ब्रॉडर एसेट क्लास जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 50 से अगर आप ज़्यादा पैसा अर्न करना चाहते हैं, सो दैट इज द रीजन वाई, दैट इज द मेन रीजन और रादर the main objective is to earn more compared to other
indices which are giving decent return, right? So यही आपका main objective होता है, and involves constant evaluation of securities in the portfolio. And यहाँ पे evaluation का मतलब क्या है? आप उसको देख रहे हैं कि whether I should buy it, whether I should sell it, then you keep on buying and selling it. So यहाँ पे continuously आपका बोल सकते हो कि trading activity हो या होता है, but इसको हम trading नहीं बोलेंगे, because यहाँ पे आप उसको buy sell कर रहे हैं for because you want to outperform the index, right, or a broader asset class. स्ट्रैटेजी क्या है? सिक्योरिटीज प्राइस्ड अबव फेयर वैल्यू, अगर उसका फेयर वैल्यू के ऊपर जाता है बेच देते हैं, और मतलब ओवर वैल्यूड होता है तो उसको बेच देते हैं, अंडर वैल्यूड होता है तो उसको परचेज कर लेते हैं। बट इसमें आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है, यू हैव टू पुट इन द एफर्ट टू लर्न द होल प्रोसेस ऑल टुगेदर। और यहाँ पे एक्टिव इन्वेस्टिंग में क्या होता है? आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, और फिर जो इंडस्ट्री है, फिर उसी के साथ साथ जो प्रोमोटर है उसका बिहेवियर क्या है, कंपनी के बारे में आपको जानना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस एज इन how the market is moving, how the market is behaving, and what is the sentiment in the market, whether it is bearish, whether it is bullish. So उसके बेसिस में आपको पता चलता है कि जो मार्केट में जो मोमेंटम है, how वो किस तरीके से मोमेंटम किस तरफ जा रहा है, is it going down or is it going up. So ये मोमेंटम के माध्यम से you are basically riding on the momentum in technical analysis. Fundamental analysis में ये होता है कि you look at the intrinsic value, you look at the book value, you look at the qualitative and the quantitative aspect of the stock. So this is how you figure out whether the company is very healthy, very sick, and whether it has a long-term potential, and whether it is undervalued or overvalued currently. ठीक है, आपको समझ में आ गया एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होता है? अभी हम बात करेंगे पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में। पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आप एक्टिवली वहाँ पे बैठे नहीं रहते, आप एक्टिवली उसमें मार्केट में ट्रेड नहीं करते, आप देखते नहीं कि भाई डेली क्या क्या हो रहा है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई यहाँ पे जो एसेट क्लास होता है, that involves in a broad set of securities representing an entire asset class aiming to achieve same return as an asset class. मतलब मार्केट जिस तरीके से ग्रो हो रहा है उसी तरीके से उस लेवल का आप रिटर्न चाहते हैं, बट आप एक्टिवली उसको बाई सेल नहीं कर रहे, आप उतना ज़्यादा प्रोएक्टिवली आप कॉन्टिन्यूसली बाई सेल नहीं कर रहे हैं। एंड मेन फोकस होता है रेप्लिकेटिंग एन इंडेक्स रादर देन सिलेक्टिंग इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। और इंडेक्सिंग का मतलब ऑलरेडी पता है, इन्वेस्टिंग इन ऑल सिक्योरिटीज दैट कंप्राइज ऑफ अ स्पेसिफिक इंडेक्स। स्पेसिफिक इंडेक्स क्या है? निफ्टी 50 है, फिर आपका सेंसेक्स मिड कैप है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी फार्मा है। सो ये सारे जो आपके इंडाइसेस होते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, अलग अलग स्टॉक्स एज एक ही इंडस्ट्री के डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं विच रिप्रेजेंट एन इंडस्ट्री और एन इंडाइस और specific set of companies. It can be small cap, mid cap, large cap, blue cap, कुछ भी हो सकता है। So these are the indices. और यहाँ पे minimal buying and selling of individual securities. एंड इसकी वजह से लेस एफर्ट एंड फ्यूअर ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे आप एक्टिवली उतना ज़्यादा हेडेक लेके इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट और पैसिव इन्वेस्टिंग, एक्टिव इन्वेस्टिंग के बीच में अंतर क्या होता है। और ये नोट्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पे जाके आप ये नोट्स जो है बहुत ही आसानी से प्रिंटेड फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको मदद करेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। और बेसिक अगर आपको नॉलेज चाहिए उसमें भी आपको ये मदद करता है। अभी हम बात करेंगे रोल ऑफ रिसर्च इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। दिस इज अ वेरी बेसिक चैप्टर, बट यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बोलते हैं ना डेविल इज इन द डिटेल्स, तो द डेविल इज इन द डिटेल्स। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो रिसर्च इज इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, प्राइमरीली आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप डेटा गैदर कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं टू फिगर आउट वेदर टू बाई, सेल और होल्ड अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी, राइट। This is the primarily the role of fundamental research analyst, and including both research and analysis. तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको रिसर्च करना है। रिसर्च का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बार बार बताया है, जो प्रीवियस चैप्टर्स के जो लेक्चर्स है वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि रिसर्च का मतलब होता है कि प्राइमरी यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द डेटा, एंड वो डेटा आप जब गैदर कर लेते हैं उसके बाद आप उसको एनालिसिस करते हैं। यू ट्राई टू इवैल्यूएट एंड फिगर आउट व्हाट इज एंड हाउ इट इज, एंड देन यू बेसिकली बिल्ड अ कंक्लूजन, बेसिकली राइट अ रिपोर्ट। दैट इज वाई यू आर कॉल्ड रिसर्च एनालिस्ट। यानी रिसर्च भी आपको आना चाहिए, एनालिसिस भी आपको आना चाहिए, आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आना चाहिए, आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आना चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी गुड एट मैथ्स एंड वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग एथिक्स, लॉजिक, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे जब आप रिसर्च करते हैं, द रोल ऑफ रिसर्च इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं, मतलब आपको डेटा कहाँ से मिलेगा। सो टिपिकली जो पब्लिक डेटा होता है, यानी हर एक पब्लिक कंपनी आपका एनुअल रिपोर्ट निकालती है, क्वार्टरली रिपोर्ट निकालती है, तो वहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है कि कंपनी क्या है, किस तरीके से वो काम करती है, क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे ये आपका एंजल वन का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, ये आप किसी भी वेबसाइट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनर में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंजल वन क्या करते हैं, ये 313 पेज का आपका बेसिकली एनुअल रिपोर्ट है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपका मेंशन किया हुआ रहता है।
अबाउट द कंपनी, बिजनेस सेगमेंट, वैल्यू क्रिएशन मॉडल क्या है, मैसेज फ्रॉम द डायरेक्टर, क्या उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या इश्यूज हैं, फिर आपका फाइनेंशियल जो है स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से वो काम करेंगे, लीडरशिप कौन इसके ऑडिट टीम में है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग। सो बिजनेस सेगमेंट में अगर हम देखते हैं सारा कुछ वो यहाँ पे बताएंगे कि फाइनेंशियल 23-24 में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हमने चेंज किया है, राइट। सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो रिसर्च, ये एनुअल रिपोर्ट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, क्या क्या ऑफर करें, दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट दे आर ऑफरिंग, म्यूचुअल फंड्स, smart API, smart money. Most probably they are giving loans or something like that. And asset management, Sensible is primarily okay. Vested and small case. Okay, small case is from Angel One, NXT. Yep. So this इसी तरीके से जो है ना आपको फिगर आउट हो जाएगा, okay, this is how it is working, and then we are going to understand कितने सारे शेयर होल्डर्स हैं, क्लाइंट्स कितने सारे हैं, कितने सारे जो है एम्प्लॉयज़ हैं, और एम्प्लॉय के ऊपर कितने सारा पैसा वो खर्चा कर रहे हैं सीएसआर पे, क्योंकि पब्लिक कंपनीज जो है उनको सीएसआर में खर्चा करना पड़ता है, कितना उन्होंने खर्चा किया है, कितने सारे बेनिफिशियरीज हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज मेंशन दैट, एंड ही इज द chairman and MD of Angel One, right? So this is how you need to figure out, and सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है वो वहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हैं, देन यू gather data from industry and economic data, how the industry is moving, what kind of movement is there, government के policies कैसे हैं, किस तरीके से वो affect कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को। उसके बाद अब रिसर्च जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सेकेंडरी रिसर्च, एक होता है प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च मतलब आप डायरेक्ट कंपनी से जाके बात कर रहे हो, एम्प्लॉय से जाके बात कर रहे हो कि किस तरीके से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्राइमरी रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इनसाइडर ट्रेनिंग नहीं करना है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आना चाहिए, विच इज़ एथिकल तो नहीं बोलूँगा, बट दैट इज़ नॉट लीगल। सेकेंडरी रिसर्च है, सेकेंडरी रिसर्च का मतलब होता है जो मैंने अभी किया है कि आप ऑनलाइन में डेटा जो है वो सर्च कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट हो गया, फिर आपका जो क्रेडिट रेटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो आप गैदर कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि क्रेडिट रेटिंग, ये स्क्रीनर मैंने ओपन अप करके रखा हुआ है, और ये आपका क्रेडिट रेटिंग है बाई केयरेज कंपनी, इट्स अ कंपनी विच इज़ गिविंग क्रेडिट रेटिंग। और यहाँ पे 750 करोड़ का जो है इनके पास कमर्शियल पेपर के माध्यम से इन्होंने पैसा उठाया है, डेट उठाया है, और रेटिंग जो है वो बहुत अच्छा रेटिंग है, A1+, अच्छा रेटिंग है। और यहाँ पे भी आपका डिटेल्स दिया हुआ रहता है कि क्या कंपनी है, हाउ इट इज़ वर्किंग, और इसके कितने सारे सब्सिडरीज हैं, व्हाट आर द की स्ट्रेंथ्स, राइट, एंड की वीकनेस, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं, आपका लिक्विडिटी जो है वो स्ट्रांग है, दैट मीन्स दे हैव अ लॉट ऑफ लिक्विड कैश इन देयर हैंड विच दे कैन यूज इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। ये तो हो गया आपका रिसर्च करना, डेटा को गैदर करना। उसके बाद आ जाता है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन वर्सेस मोज़ाइक एनालिसिस। तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि रेफर्स टू मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन दैट कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर्स डिसीजन। अगर कंपनी का सीईओ बोल रहा है कि हम इस कंपनी को परचेज करना चाहते हैं, विच इज़ नॉट पब्लिक, राइट, पब्लिकली वो बोल नहीं रहे, अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं। सो वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आ जाता है, दैट इज इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। मोज़ाइक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप रिसर्च करने के माध्यम से, इट कैन बी पब्लिक, नॉन पब्लिक, या किसी यूट्यूब में आपने वीडियो देखा, फिर उसके बाद अपना खुद का व्यू बनाया, दैट इज कॉल्ड मोज़ाइक एनालिसिस। सो मोज़ाइक एनालिसिस एंड इनसाइडर इन्फॉर्मेशन डिफरेंस जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो होता है वो जो है आपका मतलब उसको अगर यूज़ करके अगर मैनिपुलेट करते हैं, दैट इज़ नॉट लीगल। बट मोज़ाइक एनालिसिस इज लीगल। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, दैट इज़ नॉट लीगल। उसके बाद आ जाता है आपका टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि आप प्राइमरीली आपका स्टॉक का जो प्राइस है उसके हिस्टोरिकल मार्केट डेटा और प्राइस और वॉल्यूम पैटर्न को देखते हैं, सेंटीमेंट को देखते हैं, फिर उसके बाद आप प्रेडिक्ट करते हैं वेदर द स्टॉक इज गोइंग टू गो अप और इट इज गोइंग टू गो डाउन। You typically don't care about what the company is, what the industry is, who is the promoter. आपका main objective उसमें ये नहीं होता है, you just primarily you are looking at the quantity, you are not looking at the quality. टेक्निकल एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि आपका, इसलिए ट्रेडिंग जो करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं वो आपका फंडामेंटल एनालिसिस में फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। यानी यहाँ पे आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, एंड यू आर बेसिकली लुकिंग फॉर अ वेरी गुड कंपनी टू बी अ पार्ट ऑफ। इन टेक्निकल में क्या है कि ये कंपनी अच्छा जा रहा है, चलो इसमें पैसा डालते हैं, पैसा कमाते हैं, एंड विल गेट आउट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस।
सो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिप्रेजेंट्स पार्शियल ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, लॉन्ग टर्म वैल्यू ड्रिवन। सो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात कर लिया है। और फंडामेंटल एनालिसिस में आप मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखते हैं, देन यू ट्राई टू फिगर आउट ओके दिस इज वेयर माय मनी शुड गो एंड आई शुड बी इन्वेस्टिंग हियर। तो अभी हम बात करेंगे डिटेल्स, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जो आप दीज आर जस्ट पॉइंटर्स व्हिच विल हेल्प यू रिवाइज, सो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव मतलब समथिंग व्हिच यू कैन क्वांटिफाई, कुछ डेटा, कुछ नंबर, that is what we call quantitative research. So quantitative research in equity analysis involves using statistical and mathematical models to evaluate financial and operational metrics of companies. So ये फंडामेंटल में भी यूज होता है, टेक्निकल में भी यूज होता है, क्योंकि फंडामेंटल में आप उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, फेयर वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका डेटा पीबी वैल्यू, पी वैल्यू, राइट, फेस वैल्यू, ये सारी चीजें आप उसको यूटिलाइज करते हैं। तो दोनों जगह पे यूज होता है, बट मेनली आपका ज्यादातर इसमें रिसर्च यूज होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस में, विच इज प्राइमरली यूज फॉर ट्रेडिंग। इसलिए इसको फंडामेंटल एनालिसिस में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट प्योर क्वांटिटेटिव रिसर्च इज प्राइमरली और टिपिकली यूज्ड इन ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहेवियरल अप्रोच जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे अपने जो साइकोलॉजिकल बायसेस होते हैं, आपका इमोशंस होता है, इट डज रियली अफेक्ट योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। टिपिकली क्या होता है कि जब हम देखते हैं मार्केट गिर रहा है तो हम बेचने की कोशिश करते हैं, और जब मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा होता है तो हम खरीदने की कोशिश करते हैं, बोथ ऑफ विच कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जनरेशन और कैपिटल ग्रोथ। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन थरो एनालिसिस एंड अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। And यहाँ पे बेसिकली यस यू विल यूज योर गट फीलिंग, यू विल ट्राई टू फिगर आउट ओके हाउ इज द क्वालिटी एंड एवरीथिंग। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे जो बिहेवियरल जो बायसेस होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। बिहेवियरल बायसेस अगर आपके डिसीजन मेकिंग में क्रीप इन हो जाता है, सो दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली अफेक्ट यू नेगेटिवली, और उसका लॉस आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि देन जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका मार्केट में डिविडेंड के माध्यम से अर्न करना या आपका कैपिटल अप्रिसिएशन होना, वो शायद से आपका नहीं होगा, बिकॉज यू आर टेकिंग डिसीजन ऑन rather than qualitative or quantitative analysis, you're just going through your going ahead based on your emotion and fear. So behavioral biases क्या क्या होता है? Typically fear and greed, already हमें पता है। and if जो बाइसेस होते हैं इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव है, यानी फियर है, तो वो बेचते हैं। अगर फियर मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो लोगों में ग्रीड है, तो मार्केट ऊपर की तरफ भागता है। सो सेंटिमेंटल वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल लॉन्ग टर्म में your qualitative and quantitative analysis does make the difference. So that is the reason why good research analysts will always analyze and do quantitative and qualitative analysis to find the right stock at the right value for the right price, so you can get the right price. So that is the main objective. किस तरीके की biases होते हैं? Over confidence, anchoring, loss aversion, और अलग अलग तरीके के बायसेस होते हैं, बट दीज आर द कॉमन बायसेस विच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, एंड उसको अगर आप अवॉइड कर पाते हैं या उसको कंट्रोल कर पाते हैं, देन योर डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस बिकम्स मच मच बेटर। तो ये था चैप्टर 4 हमारा एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, विद इन 20 मिनट्स पूरा चैप्टर जो है कवर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। हमारे इस नोट्स को आप बुक फॉर्मेट में ऑर्डर कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड best of luck for your NISM research analyst exam. Take care.